फरवरी के आखिरी दिनों में पश्चिम एशिया का माहौल तेजी से बदल रहा है। 28 फरवरी से शुरू हुआ संघर्ष अब सिर्फ एक क्षेत्रीय टकराव नहीं रह गया, बल्कि ये वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने वाली लड़ाई बनता जा रहा है। इस पूरी घटना की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य साफ था कि ईरान के सैन्य और रणनीतिक बुनियादी ढांचे को कमजोर करना और उसे क्षेत्रीय स्तर पर दबाव में लाना। अमेरिका और इजराइल को भरोसा था कि उनकी अत्याधुनिक सैन्य तकनीक, स्टील्थ फाइटर जेट, सटीक मिसाइलें और उन्नत रडार सिस्टम उन्हें इस लड़ाई में जल्दी बढ़त दिला देगा। लेकिन लंबे समय से पश्चिमी सैन्य ताकतों की यही रणनीति रही है कि तकनीकी बढ़त के दम पर वो अपने विरोधियों को जल्दी झुका सकते हैं। लेकिन इस बार हालात उम्मीद से बिल्कुल अलग निकले। ईरान ने सिर्फ हमलों को झेलने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि बेहद सटीक और संगठित जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने मध्य पूर्व में मौजूद कई अमेरिकी और इजरायली सैन्य ठिकानों, रडार स्टेशनों और शुरुआती चेतावनी प्रणालियों को निशाना बनाया। ये हमला सिर्फ सैन्य प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि ये इस बात का संकेत था कि युद्ध के मैदान में तकनीक और रणनीति का समीकरण बदल चुका है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक बड़ी वजह रूस और चीन का तकनीकी सहयोग माना जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक रूस ने ईरान को युद्ध के दौरान वास्तविक समय की खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई। इसमें अमेरिकी और इजरायली युद्धपोतों, विमानों और सैन्य गतिविधियों के सटीक निर्देशांक शामिल थे। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान को युद्ध क्षेत्र में दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी लगभग तुरंत मिल रही थी। इसके साथ ही रूस ने ईरान को उन्नत रडार सिस्टम और उपग्रह आधारित हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग की सुविधा भी दी। इन तकनीकों की मदद से ईरान को पूरे क्षेत्र का स्पष्ट दृश्य मिल रहा था और वो अपने विरोधियों की चालों को पहले ही समझ पा रहा था। इस तरह युद्ध के मैदान में ईरान को एक तरह से अतिरिक्त नजर मिल गई, जिसके उसकी रणनीतिक क्षमता काफी बढ़ गई। दूसरी तरफ चीन ने भी इस तकनीकी गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीन ने अपने सैटेलाइट नेविगेशन नेटवर्क के जरिए ईरानी मिसाइलों को बेहतर दिशा निर्देश प्रणाली प्रदान की। इसका असर ये हुआ कि पश्चिमी देशों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग तकनीक का प्रभाव काफी हद तक कम हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि अब ईरानी मिसाइलों की गाइडेंस प्रणाली लगभग 98% तक विश्वसनीय हो चुकी है। इसके अलावा चीन ने खाड़ी क्षेत्र में निगरानी जहाज भी तैनात किए, जो लगातार ईरानी सैन्य कमांडरों को डेटा और संकेत भेज रहे हैं। इससे ईरान के पास युद्ध क्षेत्र की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध हो रही थी। इसी के साथ चीन ने एक और रणनीति पर जोर दिया, जिसे मिसाइल सैचुरेशन स्ट्रैटेजी कहा जाता है। इस रणनीति में बड़ी संख्या में अपेक्षाकृत सस्ते ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि विरोधी के महंगे इंटरसेप्टर सिस्टम और रडार पर दबाव बनाया जा सके। जब एक साथ कई लक्ष्य आते हैं तो सबसे उन्नत रक्षा प्रणाली भी उन्हें पूरी तरह रोकने में मुश्किल महसूस करती है। यही वजह है कि ईरान अपेक्षाकृत कम लागत वाले हथियारों से भी बड़े सैन्य ठिकानों को चुनौती देने में सफल रहा। रूस और चीन के इस तकनीकी सहयोग ने ईरान को युद्ध के मैदान में एक नया फायदा दिया, जिसे कई विश्लेषक दो आंखों वाला सिस्टम कह रहे हैं। इसका मतलब है कि अब ईरान को दुश्मन की गतिविधियों को देखने और समझने के लिए दो अलग अलग तकनीकों के स्रोत मिल गए हैं, रूसी उपग्रह और चीनी नेविगेशन नेटवर्क। इस व्यवस्था ने ईरान की रक्षा और आक्रामक क्षमता दोनों को मजबूत कर दिया है। पहले जहां पश्चिमी देशों की तकनीकी बढ़त उन्हें मध्य पूर्व में लगभग बिना रोक-टोक कार्रवाई करने की ताकत देती थी, वहीं अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक और रणनीतिक असर भी बहुत बड़ा है। रूस और चीन ने सीधे अपने सैनिक युद्ध में नहीं उतारे, लेकिन उनका तकनीकी सहयोग पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए काफी साबित हो रहा है। इससे ये संकेत मिल रहा है कि दुनिया धीरे धीरे एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां शक्ति केवल एक या दो देशों तक सीमित नहीं रहेगी। मध्य पूर्व में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका और इजराइल को अब अपने सैन्य अभियानों में पहले से ज्यादा जोखिम और लागत का सामना करना पड़ सकता है। महंगे स्टील्थ विमान, अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम और उन्नत रडार होने के बावजूद उन्हें ऐसे विरोधियों से जूझना पड़ रहा है जो अपेक्षाकृत कम लागत वाली तकनीक से भी प्रभावी जवाब देने में सक्षम है। इस संघर्ष ने एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ हथियारों की संख्या या उनकी कीमत पर निर्भर नहीं करते। असली ताकत उस देश के पास होती है जिसके पास सटीक खुफिया जानकारी, उपग्रह निगरानी और तकनीकी साझेदारी का मजबूत नेटवर्क हो। ईरान का ये मॉडल कई देशों के लिए एक उदाहरण बन सकता है। इससे ये साबित होता है कि अगर सही तकनीकी सहयोग और रणनीतिक तैयारी हो तो अपेक्षाकृत कमजोर समझने जाने वाले देश भी बड़ी सैन्य शक्तियों का मुकाबला कर सकते हैं।
इस तरह पश्चिम एशिया में चल रहा ये संघर्ष सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे बदलाव का प्रतीक बन गया है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नया तकनीकी और रणनीतिक गठबंधन दुनिया की सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था को किस दिशा में ले जाता है।